नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। वो विषय होने वाला है BPSC में जो अभी नए चेंजेस लाए गए हैं। जो 69th BPSC का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या बड़े बदलाव आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है पीयूष सर। तो सर, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि BPSC के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 69th BPSC का PT है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस सर लाए गए हैं अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को डिटेल में बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि BPSC की जो चेयरमैन है वो उन्हें हमेशा नया नया चेंजेस लाने का शौक है और अच्छा भी है, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ट्विटर के थ्रू ही अभी तक बताया है। वो चेंजेस क्या है, तो उन्होंने ये बताया है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 हो जाएगा। पहले 1/4 हुआ करता था। और दूसरी बात जो है, पहले 5 ऑप्शन आते थे, अब आपको 4 ऑप्शन आएंगे। अब कंफ्यूजन ये है कि एक ऑप्शन जो बिहार में बहुत दिक्कत करता है वो 5th ऑप्शन था कि नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव। अब सर ने बस ये बताया है कि 5th ऑप्शन को हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कन्वे किया गया है कि जो 4th ऑप्शन रहेगा क्या ये वही वाला ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस पे अभी हम लोग कोई भी राय नहीं दे सकते, बिकॉज वो जब पेपर आएगा तभी होगा। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इस चीज को लेके अभी भी तैयार होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से हमें कोई एक सेलेक्ट करना होगा और फिर हम वैसे तैयारी करके जाए। तो हमारी तैयारी जैसे 5th ऑप्शन को लेके करते थे आज भी वही होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि सही में उसे हटा दिया गया हो, तो फिर शायद दूसरा विकल्प ये हो कि यूपीएससी के जैसे ऑप्शंस आते हैं वैसे कर दिया जाए कि आपको मोर देन अबव और 1 एंड 2 ऐसे जो मिलजुल के आपको ऑप्शंस आते थे वैसे कर दिया जाए। तो क्वेश्चंस ये है कि आपको जो भी ऑप्शन आता है वो आपको एग्जाम में ही जाके पता चलने वाला है। आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी बस ये बात मान के चलना है कि अब क्वेश्चन हमें और थोड़ा डिफिकल्ट आएगा क्योंकि एक ऑप्शन को हटाया गया है, तो ऑब्वियसली लेवल को थोड़ा ऊपर बढ़ाया जाएगा। तो बेसिक्स हमें पता हो, हम सिर्फ अपना रोट लर्निंग पे करके ना जाए। और सिंस 1/3 आपको नेगेटिव आता है तो ये इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है कि अब हमें ये भी फैसला करना पड़ेगा कि हम कौन से क्वेश्चन को छोड़ के आए। जैसे आप सुना होगा, बहुत लोग या तो मजाक में बोलते हैं या तो सीरियसली बोलते हैं कि मैंने तो बस ए मार के आ गया, बी मार के आ गया, उसमें से 4 लग गए और मेरा सही हो गया। और शायद पहले होता भी था क्योंकि पहले नेगेटिव तो पिछली बार आया, लेकिन उसके पहले में ये शायद फायदा कर जाता हो, अगले पिछले बार में शायद थोड़ा कम फायदा किया हो बिकॉज 1/4 नेगेटिव हो। लेकिन जब 1/3 होता है तो ऐसी स्ट्रैटेजी अब नहीं चलने वाला है। आपको इन टोटल और भी ज्यादा घाटा हो जाएगा अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिव हम ये बोल सकते हैं जो अभी चेंजेस आया है 69th के लिए, वो ये है कि नेगेटिव का आपको मार्किंग बढ़ गया है, 1/3 हो गया है और 4 ऑप्शन आएंगे जो कि अभी खुला फील्ड है। अभी हमें नहीं पता कि नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव अभी हटाए कि नहीं हटाए, या तो यूपीएससी की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। सर, जैसे आपने नेगेटिव मार्किंग की जो बात की है तो अब इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस है। एक तो ऑप्शन E को हटा दिया है, अब पता नहीं उसको शिफ्ट किया है कैसे क्या है, और भी नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो ऐसे में सर सही रणनीति क्या होनी चाहिए बच्चों को नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ ये जो नए बदलाव आए हैं? देखिए, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही यही होता है कि आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसके बारे में आपको जानकारी है। आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आप बस वहां पे तुक्का मार के आ जाए, बिकॉज आप एसडीएम बनने जा रहे हैं। आप ऐसे रिस्पॉन्सिबल सीट पे जा रहे हैं जहां पे आप तुक्का नहीं मार सकते। वहां पे डिसीजन मेकिंग आपका वेल कैलिब्रेटेड इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो यही चीज तो एग्जामिनेशन में भी आपको वेरीफाई की जाती है कि आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसके बारे में पढ़ा है। अब आप मान लीजिए बस ऐसा क्वेश्चन BC अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो फिर आप उस सीट के लिए काबिल नहीं है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सही मात्रा में तो फिर आपने पढ़ाई की है। तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि हमें बस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम एक डिसेंट अमाउंट में पढ़ाई करके आए ताकि हमारा नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए हर्डल ना बने। और जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, जो कि जनरली थोड़ा किस्मत के बदले या अदर जो भी तरीके होते हैं उसके तरह आगे निकल जाते थे, उनको तुरंत साइड कर दिया जाए और जो पोटेंशियल वाले बच्चे हैं बस वही आ गया है। तो आप सच मानिए, जो लड़के सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जो बेसिक्स को ध्यान दे रहे थे, वो खुश होंगे कि हाँ, अब कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में होगा जो कि सीरियसली पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स का जो ए और हाँ, BB की बात करते हैं वो अब थोड़ा साइडलाइन हो जाएंगे सर। जैसे सर PT में हमने देखा कि ये जो नए बदलाव लाए जा रहे हैं, तो क्या मेंस में भी ऐसे कोई चेंजेस हो रहे हैं आने वाले इस परीक्षा में? देखिए, मैं आपको, क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूं चेंजेस का कि 15-16 था, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, 15-16 था जहां पे हमें 5th ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस हुआ था। और
इंट्रोडक्शन का आपको दो बेसिक रीजन था, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा कंपटीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए क्योंकि बिहार आपको हर साल बहुत सारे गलत क्वेश्चन दे देती थी और उसके कारण क्या होता था कि वो क्वेश्चन आपको, वो एग्जामिनेशन जो भी है आपको हाई कोर्ट में चला जाता था और फिर रिजल्ट आपको बहुत डिले हो जाता था। तो बीपीएससी ने क्या किया कि जब हमारे क्वेश्चन गलत हो ही रहे, ऑल्दो वो क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब होते हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन दे दिया ई ऑप्शन की मोर देन अबव। अब ये मोर देन अबव उनको एक स्पीड, आपको फील्ड दे देता है कि हम कुछ भी आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, जो आपको हर बीपीएससी एग्जाम हाई कोर्ट में चला जा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा जो था स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि हर साल जो थे कंपटीशन बढ़ते जा रहे थे, फॉर्म के नंबर बढ़ते जा रहे थे। अगर आप नॉन, क्योंकि उस समय तो नेगेटिव था नहीं और उसमें भी आप 4 ही ऑप्शन रख रहे हैं, तो फिर आपको वही जो ए बी बी वाली बात थी, वो लोग बहुत ज्यादा जा रहे थे, तो फिफ्थ ऑप्शन से उनका भी मात्रा थोड़ा कम हुआ। तो ये था हमारा आपको 15-16 के अराउंड पीटी का सबसे बड़ा चेंज। फिर अगर ग्रेजुअली आप देखिए 16, 17, 18 में, तो आपको पीटी के क्वेश्चन के नेचर भी चेंज करना शुरू किए। पहले आपको सिर्फ स्टैटिक आता था कि ये कौन है, कुंवर सिंह कौन है, ये कहां रहते थे, फिर आपको एप्लीकेशन बेस्ड आने लगा। तो ये आपको धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज हुआ। फिर आपको अगर देखिए तो मेंस के जो पेपर है उसमें भी आपको चेंजेस आने लगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले होते थे ऑलमोस्ट स्टैटिक, मतलब जैसे 38 नंबर के क्वेश्चन आते थे, हिस्ट्री के आज भी आते हैं कि जो आपने 6 साल पहले क्वेश्चन दिया है वही आज भी आप रिपीट कर दोगे उस पैटर्न को तो हो जाएंगे। लेकिन अब क्या आते हैं कि किसी इंडेक्स पे, किसी रिपोर्ट पे आपको 38 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होता है, किसी स्कीम पे, किसी पॉलिसी पे आपको 38 नंबर का मार्क्स लिखना होता है। तो ये बहुत डायनेमिक हो गया कि अगर आपसे 10 नंबर के बाद बोले भी जाए कि हाँ इंडेक्स पे लिख दीजिए, तो शायद आप लिख दीजिएगा, लेकिन अगर 38 मार्क्स से ये बोला जाए तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों का पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाइएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस घट जाता है। तो ये मेंस का आपको क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। और जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं, ये तो आपको मतलब बहुत ज्यादा चेंज ला रहे हैं और अच्छे चीज के लिए चेंज ला रहे हैं। आपको ये चेंजेस इसमें क्या हुआ था कि आपको ऑप्शनल जो था, पहले आपको क्या होता था कि जो साइंस वाले ऑप्शनल होते थे, जैसे फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, इन लोगों को 300 में 280, 290 मिल जा रहे थे, और जो ह्यूमैनिटीज वाले थे उनको मैक्सिमम 200, 190 ऐसे मिल रहे थे। तो अगर 80-90 का फासला सिर्फ यहीं पे आ जाता है तो फिर हमारे पास एक फेयर ग्राउंड नहीं बच पाता है। तो इसीलिए स्केलिंग जिस तरीके से यूपीएससी करती है, क्या पता शायद बीपीएससी उस तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो अतुल प्रसाद जी ने सोचा क्यों ना इस चीज प्रॉब्लम को ही हटा दे, इसीलिए ऑप्शन को हटा दिया गया, उसे एमसीक्यू बना दिया गया। अब उसके जो मार्क्स आते हैं उसके मार्क्स रैंकिंग में काउंट नहीं होने वाले हैं। तो ये वाला जो हर्डल था हमारा स्केलिंग वाला, इसको यहां से हटा दिया गया। दूसरा क्या, अब इसके बदले एसए इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब एसए में देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो एक 3 एसए आते हैं आपको लिखने के लिए 100-100 मार्क्स के। जो थर्ड ऐसे होता है, वैसे तो ऊपर वाले 2 ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं थर्ड स्पेशली एक कारण से बोल रहा हूं, वो प्रोवर्बियल लोकोक्तियां वाला ऐसे होता है। अब अगर लोकोक्तियां दे रहे हैं हम बिहार में, तो वो तमिलनाडु का तो देंगे नहीं, हम बिहार के ही देंगे। अगर वहां की चीजें आपको पता नहीं है तो आप उस पर ऐसे लिख नहीं पाइएगा, अगर वो ऐसे नहीं लिख पाइएगा तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस घट गए। तो यहाँ पे मैसेजिंग क्या है, मैसेजिंग ये है कि या तो आप बिहार के हो या तो बिहार में काम करना चाहते हो, दोनों स्थिति में आपको बिहार को जानना होगा। और जस्टिफाइबली ये बहुत सही भी है कि आप एसडीएम बन रहे हैं, आप वहां के आम जनता से इंटरैक्ट करिएगा, और वहां की आम जनता की बोल भाषा को अगर नहीं समझिएगा आप, तो फिर आप एक अच्छे एसडीएम नहीं बन सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली आपको अतुल प्रसाद जी ने एसए के थ्रू कह दिया। अब दूसरी बात, अगर एसए के थ्रू ये कह रहे हैं, और जैसे मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू बताया कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले थे, अब मान लीजिए जनरली बाहर के, मान लीजिए एमपी का एक बच्चा आया आपको फिजिक्स लेके, अब वो 300 में 290 ले आया, और बिहार के बच्चे किसी एलएसडब्ल्यू या कोई भी ज्योग्राफी वाला ऑप्शन लिया हुआ है, उसमें बस 200 मार्क्स ला पाया। तो अब बाहर के बच्चे जिन्हें बिहार के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं है और स्टिल वो आगे बढ़ जा रहे थे, तो यहाँ पे ये देखा गया कि क्यों ना इनको, अगर यहाँ पे काम करना है तो आप अच्छे से काम कर सके, इसीलिए आपको बिहार में जानना होगा। तो इन दोनों चीज को साथ में देखिए, एसए में लोकोक्तिया का इंट्रोड्यूस होना और ऑप्शनल का हटना, मतलब इनडायरेक्टली मैसेजिंग ये जा रहा है कि आपको बिहार के बारे में ठीक से जानना होगा अगर आप बिहार में काम करना चाहते हैं। अब इससे हमें इन्फरेंस क्या मिलता है कि अगर हम जीएस के आंसर में बिहार का पार्ट का इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हमें मार्किंग कम होगी, क्योंकि आपको बीपीएससी तो डायरेक्टली बोल रहा है कि आपको बिहार के बारे में जानना होगा। अब क्वेश्चन मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम पे भी आता है, मान लीजिए स्किल इंडिया पे क्वेश्चन आता है, अगर उस क्वेश्चन में आपने बिहार के एस्पेक्ट को नहीं इंट्रोड्यूस किया तो कोई ना कोई बच्चा इंट्रोड्यूस करेगा और उसे आपसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाली है। यही बात आपको लागू होता है इंटरव्यू में भी, कि अगर
ये मैसेजिंग हमें आ चुका है, तो अगर हम बिहार के बारे में इंटरव्यू में ठीक से अपने आप को प्रोजेक्ट ना कर पाए तो शायद वहां पे हमारा मार्क्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इन टोटल हम ये मतलब कंक्लूड कर सकते हैं इस एस्पेक्ट में कि बीपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि क्योंकि आप इतने बड़े पद पे जा रहे हैं बिहार में काम करने के लिए, तो आपको बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये एज अ आपको वहां पे काम करने के लिए। लेकिन एज अ एस्पिरेंट कि आपको वो सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो बिहार फोकस है बिहार के बारे में। अदरवाइज अगर आप, जैसे बहुत बच्चे होते थे कि मैंने साइंस पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया और बिहार वाली चीज को स्किप कर दिया क्योंकि ये मैं ठीक से याद नहीं रख पाता हूँ, तो ये वाला चीज अब नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जिस जगह पे आप काम करें वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का सोशल, वहाँ का एकदम पॉलिटिकल सारे एंगल्स पता होंगे तो मेंस और इंटरव्यू में भी आपको हेल्प एकदम करेंगे। एकदम सर एकदम जैसे यूपीपीएससी में भी यही सब चेंजेस स्पेशल डाल के किए गए हैं। सर अभी हम कुछ ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर के माहौल के विषय में, तो मैं चाहती हूँ बच्चों तक भी वो मैसेज पहुंचे जिसमें आप बता रहे थे वो कुछ एक्स्ट्रा गोले भर देना, ये सब तो आपको सर ये 68 से ही लागू हुआ है आपको कि आपको पेपर में लगभग 40 या एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद नहीं है, 40 या 50% आपको अटेम्प्ट करना ही है, ये कंपलसरी है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि देखा गया कि बहुत मैल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, आपको पेपर लीक के आपको खबर आ रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोचा कि अगर कोई बच्चा सीरियसली अटेम्प्ट करने आ रहा है वहां पे, तो वो 40% से अगर कम अटेम्प्ट करता है तो उसका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। और अगर आप 40% अटेम्प्ट कर दे रहे हैं और मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप उस पेपर को वैसे भी रिग नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपने 40% वैसे ही भर दिया है। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी थी, ये बहुत अच्छा स्टेप था इस चीज को रूट आउट वीड आउट करने के लिए कि जो पेपर लोग माना जाता है, मेरे पास तो प्रूफ है नहीं, ये माना जाता है कि आपको पेपर खाली छोड़ देते थे एंड बाहर जनरली जो आपको बाहर के जो होते हैं क्रिमिनल बोलिए आप कैसे भी बोलिए, वो पेपर के लीकिंग के इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता था, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हटा दिया गया। वैसे ही आप देखिए कि 68 में सुना गया कि आपको हर सेंटर पे आपको मोबाइल जैमर्स और ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इंट्रोड्यूस किए गए। तो मतलब कि बीपीएससी अपने तरफ से जितना भी एग्जामिनेशन को सिक्योर कर सकती है उसके तरफ पूरी तरह से प्रयास कर रही है। सर एक और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो दूसरा प्रश्न हमारा था तो उसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी कि कितने क्वेश्चंस अब हम अटेम्प्ट करें, क्या छोड़ें, उसमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये कैसे हम निर्धारित करेंगे? देखिए ये मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा बिकॉज स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है किसी भी चेंजेस में कि अब हम क्या करें। ठीक है, आपने जो बताना था बता दिया, लेकिन मुझे तो एग्जाम देना है, मैं क्या करूं। तो देखिए इस बात का मैं आंसर इस तरीके से देता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन आते हैं उतने हल करिए। अब ये बात बहुत सिंपल है लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब मान लीजिए आप पहले से ही निर्धारित करके जा रहे हैं कि मुझे 150 में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उस साल का पेपर टफ आ गया, आप दिमाग में बैठा के रखे हुए 120, अब आपको शायद उस दिन उस साल कट ऑफ नीचे जाने वाला है लेकिन आप 120 के चक्कर में बहुत नेगेटिव करके जाइएगा, खासकर जब 1/3 हो गया है। अब पहले से आपने दूसरी तरफ बैठा के रखा हुआ है, नहीं ये तो बहुत नेगेटिव आ गया है, मैं तो 80 से ऊपर जाऊंगा ही नहीं अटेम्प्ट करने क्योंकि 80 मार्क्स काफी होंगे इस बार के लिए। क्वेश्चन थोड़ा इजी आ गया, लोगों के मार्क्स आ गए 105, आप 80-90 पे ही रुक गए। तो इसीलिए ये तय करके ना जाए कि मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं, सीधा आपका प्लेन आइडिया ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में मुझे जितना आता है मैं करूंगा। हाँ, आपका इसके बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है कि सर सबको सब कुछ नहीं आता है, तो मैं ये कैसे तय करूं कि मैं कहां पे रुक जाऊं। तो देखिए रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए कि अब जो क्वेश्चन के बारे में आपको एकदम नहीं आइडिया है उसमें आप तुक्का ना मारे। हाँ, किसी में आपको 2 ऑप्शन पता है, एक थोड़ा आप हेजी हैं, उसको जरूर ट्राई करिए बिकॉज बिना रिस्क के आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होगा वो काफी कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जब क्वेश्चन ही कम होते हैं उसमें भी आपके नेगेटिव होने ही वाले हैं, ये तो आपको मतलब नेचुरल है, कुछ ना कुछ गलती करेंगे ही। और क्वेश्चन आपने कम अटेम्प्ट किए हैं तो आप पहले ही फील्ड में बहुत पीछे चले जाते हैं, हो सके उसके बाद भी हो जाए लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम रहेगी। तो हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को सिलेक्शन करना ही पड़ेगा और वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने कैसी पढ़ाई की है, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको कितना डीपली समझ पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हैं। सर जैसे हम रणनीति की बात करें तो इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि क्या अभी भी ये पैटर्न है कि कुछ पर्टिकुलर विषय जिनको हम अच्छे से पढ़ के जाएं, 69 बीपीएससी पीटी की अगर हम बात करें? नहीं शिल्पी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बिकॉज आप इस बात को समझिए, जितना नेगेटिव का मात्रा बढ़ते जाएगा उतना हमारा आपको जो कट ऑफ होता है वो गिरते जाएगा। जैसे आप अगर 67th में 113 गया था शायद, ठीक है, एंड 68th में आपको 91, ऑलरेडी देखिए 113 से 91 पे आ गया। क्यों? क्योंकि 1/4 आपको नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुआ।
अब इस बार 1/3 आ रहा है, तो गुड चांसेस है कि शायद 91 से भी हम नीचे आ जाए। अब ये स्पेक्यूलेट करना कि 87 होगा कि 78 होगा, ये अननेसेसरी है, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि कम होगा। अब ये कम होने से हम क्या समझते हैं कि हमें उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा जो हमें 100% मार्क्स देता है। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले आपको मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ। 10 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन, 8 इसलिए ले रहा हूँ कि 10 में 10 शायद बहुत लोग गलती से कर ही देते हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 8 मार्क्स आपके पक्के हैं, उसमें कोई आपको छूने नहीं वाला है। जनरली उसके बाद साइंस भी वैसे ही होता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं वहां पे। 30 में से अगर आप 27-28 क्वेश्चन सही कर जा रहे हैं तो आप देखिए ऑलरेडी 40 पे पहुंच गए। मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूँ, 80 कह रहा हूँ। फिर आपको 30 हिस्ट्री के आते हैं। आपको हिस्ट्री में मान लीजिए आप 22 क्वेश्चन सही कर गए, ठीक है, तो फिर आप और आगे बढ़ गए, मतलब आप कट ऑफ के ऊपर क्लोज आते जा रहे हैं। तो मतलब कि हमारा पढ़ाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले होता था कि हमें बहुत वाइड पढ़ना होता था कि जो भी चीज है आपको सारे को एक बार ऊपर सतही तरीके से पढ़ लो। अब क्या है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है जिसका ज्यादा है, जैसे साइंस, आपको लोकल बिहार और फिर आपको मैथ्स, इनको डीपली पढ़ना है कि इनके क्वेश्चन हमें गलत नहीं होने चाहिए। अगर इसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो इसे मैं 100% इससे मार्क्स लेके आऊं। तो ये बात अब इस चक्कर में ना जाए कि मुझे 150 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो मैं अगर अनफॉर्चुनेटली आपका ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ पाया, करंट अफेयर्स में मान लीजिए आपने बस 60% ही पढ़ पाया, तो उससे आप नर्वस ना हो कि अरे ये तो मैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऐसे भी अब कोई नहीं करने वाला है। ये पहले होता था कि आप सारे 150 करके आते थे, अब तो लोग अटेम्प्ट ही करेंगे 120 110 क्वेश्चन ऐसे तरीके से। तो आइडिया ये है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है। अब जैसे मैं मान के चलता हूं कि साइंस के क्वेश्चन इजी आता है, इसीलिए मैंने साइंस का नाम लिया, लेकिन हो सके कोई बच्चों को पॉलिटी में या आपको हिस्ट्री में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता हो, तो वो अपना उस चीज के लिए अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया तो इस पे मैं पक्का मार्क्स ला रहा हूं। तो वैसे 2-3 सब्जेक्ट बना लीजिए जो आपका एक फाउंडेशन होना चाहिए, एंड देन जो बाकी सब्जेक्ट बनते हैं उस पर आपको नॉर्मल मेहनत करनी है। सर काफी कुछ मतलब डिस्कस किया और बच्चों को इससे हेल्प भी मिलेगा। क्या ऐसे कोई पॉइंट्स है जो मुझसे छूट गए हो? अगर आप चाहे तो बताना तो देखिए मैं खुद इसीलिए आज पहली बार मोबाइल फोन लाया कि अगर मान लो कोई पॉइंट छूट जाए तो मैं आपको देख के बता दूं। नहीं, वैसे भी सर फोन आजकल हम अलग हटा ही नहीं सकते, सोशल देखिए मीडिया का एक अलग पॉइंट रोल मैंने है। आपको लिखा है कि क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं, अब ये पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप क्या होता है कि पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, आता था नहीं आता था, अब 1/3 हो गए हैं, तो अब कितना बार ऐसा इंट्यूशन आता है कि नहीं नहीं मुझे सही लग रहा है मार दो, ये चीज अब नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ मेरा इंट्यूशन काम करता है कहाँ नहीं करता है। दूसरा बात, आपको टेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप इस बात को समझ के देखिए कि मान लीजिए हम लोग 67 में चले जाते हैं, तो 67 में क्या था कि आपको नेगेटिव नहीं था, ठीक है, और फिर आप पढ़ाई करते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं भी दिया है तो आप पढ़ाई कर लिए, तो चांसेस है कि आप 150 मार्क आए उसमें शायद आपका सही हो गया, ऑल्दो कट ऑफ हाई था उसमें, लेकिन फिर भी बात था। लेकिन अब आप इस कंटेक्स्ट में देखिए कि 1/3 अगर नेगेटिव हो गया है और अब हम अगर टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं कि हम कितना नेगेटिव करते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्शन में गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए अब टेस्ट पेपर के प्रैक्टिस करने का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें कि मैं सबसे पहले तो PYQ को ही मानता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। उसके बिना तो कभी कोई एग्जाम देना ही नहीं चाहिए। हाँ, उसके बियॉन्ड भी अब इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टेस्ट पेपर आपको बनाने पड़ेंगे, तो इस बात का जरूर आप एहसास रखें। तो सर हमारे प्लेटफॉर्म पर है ऐसे टेस्ट पेपर जो बच्चों को नए पैटर्न से रूबरू करा हम सके? हमेशा इस चीज को लेके अपडेटेड रहते हैं कि आपको एग्जाम का डिमांड क्या है, और जैसे आपको डिमांड चेंज करता है वैसे ही हमारा पढ़ाने का तरीका चेंज कर जाता है। इस चीज को, इस वीडियो को बनाने का आपको मतलब ही यही है कि बच्चों को हम लोग मैसेजिंग दे कि देखिए ऐसे ऐसे आपको अपने रणनीति में चेंज लाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ के मैसेजिंग में आपको चेंज बता रहे हैं तो अपने पेपर में हम चेंज क्यों नहीं डिलीवर करेंगे। तो ये हम इस चीज का एकदम ध्यान रखते हैं। आई होप सर सारी चीजें कवर हो गई जो BPSC 69 BPSC को मद्देनजर रखते हुए। तो ये सारे प्रश्नों जो आपने हमें भेजे थे उसके उत्तर आपको मिल गए हैं। आने वाली परीक्षा के लिए खूब जमकर तैयारी करिए, ये छोटी छोटी सी गलतियों से बचें और पता रहे कि कहाँ गलती से हमें बचना है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बट ऑब्वियसली गलतियों से बच सकेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, और प्रश्नों के साथ आपकी और क्वेरीज के साथ नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।